हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट की एक और लाइव क्लास के अंदर। चैप्टर बच्चों कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग आज कहां से शुरुआत करेंगे? अदर इनकम से शुरुआत करेंगे बच्चों। अदर इनकम से, बोलिए कहां से? अदर इनकम से। ओके, और अदर इनकम में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आईसीएआई ने इस इन्वेस्टमेंट की जगह पे सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में 2 लाइनें लिख के छोड़ दी है। तो हम भी यही करेंगे बेटा। टेंशन तुमने आज तक ली नहीं है। आईसीआई बोले उल्टा लटक 5 नंबर दूंगा। स्टेप 1 उल्टा लटको बेटा, है ना। आ जाओ, उल्टा लटको या जिंदगी में लटको, 2 ही ऑप्शन छोड़ता है आईसीआई हमारे पास। तो हम चुपचाप क्या कर लेते हैं? उल्टा लटक जाते हैं बेटा। आओ चलते हैं जरा अपने चार्ट्स में। ये देखिए मैंने आपके लिए बच्चों यहाँ पे चार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले मैं असर्शंस की बात करूंगा, राइट। उसके बाद हम लोग जो है एफडी पे एक इनका स्पेशल क्वेश्चन है कि एफडी का इंटरेस्ट जो है आप लोग कैसे चेक करने वाले हो। डिविडेंड पे बस इन्होंने इतना ही दिया है, डिविडेंड में सिर्फ इन्होंने इतना ही दिया है। देन उसके बाद बच्चों म्यूचुअल फंड पे सिर्फ इतना सा पॉइंट है। और देन लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इनकम को हमने रिकॉग्नाइज जो है वो कब करना होता है, इनकी रिकॉग्निशन का कैसे ऑडिट करना है हमने, राइट। यानी एफडी के इंटरेस्ट को कब आप रिकॉग्नाइज करोगे एज अ इनकम, डिविडेंड को कब आप रिकॉग्नाइज करोगे एज अ इनकम, और म्यूचुअल फंड वगैरह की सेल को आप लोग कब रिकॉग्नाइज करोगे एज अ इनकम। आइए तो शुरुआत करते बच्चों छोटे से टॉपिक से, साथ में रहिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं असर्शंस टू बी एग्जामिन। ये तो टॉपिक बच्चों आपका फेवरेट बन ही चुका होगा, मनी मन। और हर बार पढ़ने के बाद आप आईसीआई को एक बार तो मनी मन कुछ ना कुछ बोलते होंगे। मेरा मतलब है थैंक यू बोलते होंगे कि आईसीआई थैंक यू वेरी मच, आपने इतने बड़े बड़े टॉपिक्स दिए हैं। यहाँ पे आएगा क्या? OCACC, मेरे साथ OCACC याद रखेंगे। OCACC और बच्चों एक चीज और जोड़ दो, PND, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आज मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आईसीआई कुछ भी लिखता हो, हम लोग बच्चों अपना OCACC PND पूरा एक्सप्लेन करके आ जाएंगे। बोलो हाँ के ना। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने ऐसा ही किया है। आईसीआई कुछ भी बोलता हो भाई, मैंने OCACC PND पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो 4 असर्शंस हैं। आई होप आपको इनका मतलब पता है। ऑल्दो मेरे हिसाब से बच्चों आईसीआई की बुक में गलत लिखा हुआ है। देखो, अकरेंस रिकॉर्डेड अदर इनकम वाज अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। बताना है कौन सी असर्शन होनी चाहिए थी, बताना जरा कौन सी असर्शन होनी चाहिए थी। वेरी गुड, ये होनी चाहिए थी बच्चों कट ऑफ असर्शन। लेकिन आईसीआई से कहां पे लिखता है? अकरेंस में। लेकिन मैं आपसे बच्चों क्या रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी अगर आपको असर्शन लिखनी पड़ जाए प्लीज आप गलती मत करिएगा। अकरेंस के बारे में आप 2 ही बातें लिख के आइएगा कि एक्चुअली अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी। याद रखेंगे? बोले हाँ या ना। आ जाओ जी। सेजल डांट खाओगी, सेजल डांट खाओगी। अर्न ड्यूरिंग द पीरियड भी तो बेटा वही बात कर रहा है कि अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, राइट। तो कट ऑफ की बात, कट ऑफ का मतलब यही हो गया ना कि भाई राइट पीरियड में एंट्री होनी चाहिए उसकी। आ जाओ जी, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये आई होप आप पढ़ लेंगे चारों सेशन। कम ऑन, इस पे तो कंफर्टेबल हो ना। ये तो बहुत बार पढ़ा दी, जितनी बार टॉपिक आया उतनी बार पढ़ा दी है। अकरेंस में प्रिटेन एंड एक्चुअली अकर्ड, कंप्लीटनेस में कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी में मैथमेटिकल हम लोग उसकी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, क्लासिफिकेशन में सही अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए, और बच्चों फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कट ऑफ, यानी सही पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। एग्जाम में बच्चों मैं आपको खुल के बोल रहा हूं कि इन पर्टिकुलर चीजों के लिए तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मैं तो OCACC PND प्रॉपर लिख के आऊंगा। ओके, आ जाइए मेरे साथ। नाउ ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये है बच्चों सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आईसीआई पूछेगा। और आईसीआई ऐसे क्वेश्चन पूछ के क्या सोचता है? प्रैक्टिकल पूछ लिया हमने बच्चों से, प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ले गए हम बच्चों को। छोड़ो, आपको बच्चों में तैयार करवा देता हूं कि कैसे आपने इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले आप क्या मांग लोगे? लाओ भाई लियाओ, सारी एफडीज की क्या लियाओ? लिस्ट लियाओ, है ना। और फिर हम लोग क्या करने वाले भाई? उस लिस्ट से हम लोग बैक चेकिंग कर सकते हैं। बोल दो हाँ के ना। बैक चेकिंग समझ गए ना। हम लोग जाएंगे लेजर्स के अंदर, चेक कर लेंगे सारी बातें। इंटरेस्ट बच्चों, इंटरेस्ट तो जहां भी आ जाए ना जिंदगी में, AEIOU रीपरफॉर्म, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से क्या सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए? रिकम्प्यूट करो, रीपरफॉर्म करो। कम ऑन, यस और नो? रिकैलकुलेशन करो। डन, बोल दो। देन हमारे पास है बच्चों कंफर्मेशन बैलेंस। ओहो, क्या बताएं इसमें आपको? किससे कंफर्मेशन मांगोगे? एफडी के लिए हम लोग एक काम करेंगे, जिससे हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा करवाया है उससे कंफर्मेशन मांग लेंगे। ये देखा, ये शेपिंग फ्यूचर ऑफ सीए स्टूडेंट सिंस 2011 कोहनी। आ जाओ बेटा। तो हम लोग भाई बैंक वाले को चिट्ठी लिखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चिट्ठी लिखेंगे कि भैया प्लीज कंफर्म कर दो, हमारा क्लाइंट कह रहा है कि उनके पास जो है 10 करोड़ की एफडी आपके बैंक के साथ, क्या आप भी ऐसा कह रहे हो या नहीं कह रहे हो? अच्छा, कंफर्मेशन बैलेंस और बच्चों कंफर्मेशन इंटरेस्ट।
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट इनकम भी बैंक के साथ जो है कंफर्म कर लेंगे, इंश्योर इट मैच विद दी एंटिटीज रिकॉर्ड। कितना आसान है। फिर लास्ट में आपको पता है जब भी आपका टीडीएस डिडक्ट, अरे आपको कहां पता, तुमने कहां एफडी बना रखी होगी, बट जब आप लोग बच्चों एफडी बनाएंगे, एफडी पे टीडीएस डिडक्ट होगा, वो टीडीएस जो है आपके फॉर्म नंबर 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ था। तो आप लोग जो है उसे रिकंसाइल कर सकते हो, आप लोग जो है उसे चेक कर सकते हो कि भाई आप कि टीडीएस के परसेंटेज, क्या जो टीडीएस का अमाउंट है उस पर रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या आप इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल सकते हो। हाँ, और इंटरेस्ट के रेट को रिवर्स कैलकुलेट करके क्या बच्चों आप लोग एफडी का अमाउंट निकाल सकते हो। कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। जल्दी से बच्चों सारे पॉइंट्स रीड करो, मैं आया, जल्दी से रीड करके रखना, एक भी पॉइंट मत छोड़ना। कम ऑन। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, बहुत बढ़िया है। चलो जी, अब चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथ जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बच्चों, आ जाइए। तो चलते हैं अब आगे, और अब हम लोग बच्चों क्या काम करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात को। तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार बच्चों क्या कर लेते हैं, रिवाइज। हाँ जी, तो बच्चों अब हम लोग एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एफडी के इंटरेस्ट को कैसे आप लोग चेक करोगे, कम ऑन, एफडी के इंटरेस्ट को कैसे आप लोग चेक करोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या भाई, एफडीज की क्या ले लो, कम ऑन, एफडीज की क्या ले लो बेटा, लिस्ट ले लो। एफडीज की लिस्ट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट को रिकम्प्यूट करके देख लो। उसके बाद दो कंफर्मेशन है, बताओ कौन कौन से। पहला कंफर्मेशन बच्चों किसका, बैलेंस का। दूसरा कंफर्मेशन किसका, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो, इंटरेस्ट का। और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, आखिरी में बच्चों हम लोग बात कर लेंगे टीडीएस की। बोलो किसकी, टीडीएस की, यानी कि टीडीएस को हम लोग रिकंसाइल कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। आपका जो इंटरेस्ट इनकम है और जो आपका टीडीएस है किसमें, फॉर्म 26 एएस में, हम लोग बच्चों उसको रिकंसाइल करके चेक कर सकते हैं कि इन्होंने सही इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। क्या बोलती पब्लिक, बोल दो हाँ के ना। लीजिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, इनकम ऑन एफडी के लिए आप लोग क्या क्या ऑडिट प्रोसेस लगाएंगे। एक बार क्विकली, लिस्ट, इंटरेस्ट, हाँ जी, लिस्ट, इंटरेस्ट, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन एंड टीडीएस। तो सिंपल सी बात है भाई, इसके लिए बहुत सारे जो है आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत सारे शॉर्ट कोड्स भेज रहे हो। जैसे कि एक आया LICC टीडीएस, LICC टीडीएस, ये भी ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल बनी गया भाई, LICC टीडीएस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक बार और सी, और उसके बाद बच्चों ने क्या बोल दिया, टीडीएस। सिंपल है, बोलो हाँ के ना, कम ऑन बोल दो, यस सर यस, बिल्कुल सिंपल है। चलिए जी, देन अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, अब हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों किसके ऊपर, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है डिविडेंड इनकम ऑडिट प्रोसीजर। हाँ जी, डिविडेंड इनकम ऑडिट प्रोसीजर, ये क्या है सर, इसमें तो बच्चों कुछ बताया ही नहीं है। बस ये बात याद रखना कि डिविडेंड्स जो है हम लोग रिकॉग्नाइज कब करते हैं, कम ऑन, डिविडेंड्स जो हम लोग रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब एंटिटी के पास क्या आ जाए, जब एंटिटी के पास क्या आ जाता है बच्चों, जब एंटिटी के पास आ जाता है राइट टू रिसीव द डिविडेंड एंड द एबिलिटी टू मेजर द डिविडेंड अमाउंट रिलायबली आर कंफर्म्ड। देखो ये बातें आपने AS9 में पढ़ी हुई होंगी, आई एम श्योर। AS9 में है कि नहीं डिविडेंड के बारे में बात, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। आधे बच्चे बोल रहे हैं हाँ, आधे बच्चे बोल रहे हैं ना। अच्छा अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बेटा। देखो आप डिविडेंड जो है ना बेटा अनसर्टेन होता है। क्यों अनसर्टेन होता है, इसलिए अनसर्टेन होता है क्योंकि भाई साहब डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है, और कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटे ना बांटे ये भी कंपनी के ऊपर जो है क्या होता है, ये भी कंपनी का एक राइट होता है। ऐसा थोड़ा ना कि आप कंपनी से बोलोगे डिविडेंड बांट। तो जब तक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना कर दे, जब तक आप लोगों को पता ना चल जाए कि आपके पास जो है कितना डिविडेंड आने वाला है, तब तक आप लोग जो है वो डिविडेंड को रिकॉग्नाइज, हाँ जी, तब तक आप लोग जो है वो डिविडेंड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। याद रखेंगे इस बात को, बोलिए हाँ के ना। तो बस आपने ऑडिट में यही बात ध्यान रखनी है कि डिविडेंड तभी रिकॉग्नाइज हो रहा है जब एंटिटी, कम ऑन मेरे साथ, जब एंटिटी के पास क्या आ जाए, राइट टू रिसीव एंड द एबिलिटी टू मेजर, हाँ जी, एंड द एबिलिटी टू मेजर डिविडेंड रिलायबली। मेजरमेंट वर्ड याद रखिएगा बच्चों। और ये सब कब हो जाता है, जब एंटिटी क्या कर देती है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, डिविडेंड बोल दो, डिक्लेयर कर देती है। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ के ना, आ जाओ जी।
चलिए, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड वाला पॉइंट। अब चलते हैं आगे, म्यूचुअल फंड पे गेन और लॉस कैसे ऑडिट करोगे? म्यूचुअल फंड पे गेन और लॉस कैसे ऑडिट करोगे? पहले मेरी बात समझो बच्चों, म्यूचुअल फंड पे गेन और लॉस आप लोग रिकॉग्नाइज कब करते हो? हाँ जी, म्यूचुअल फंड पे गेन और लॉस जो आप लोग रिकॉग्नाइज कब करोगे? इधर देखिए, पहले यहां से पढ़िए। हम लोग तभी भाई साहब अपनी इनकम या लॉस जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर, टाइटल को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर जब तक हमारे पास टाइटल है तब तक हम लोग बच्चों उसका गेन और लॉस नहीं रखेंगे। मीनिंग देयर बाय, जैसे कि मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल के दिखाऊं, आज आपको दिख रहा होगा, देखो भाई कितना लंबा चौड़ा गेन है, लेकिन क्या मैं उसको अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर लूं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। आंसर इज नो। जब तक टाइटल मेरे पास है तब तक बच्चों में इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। जब मैं क्या कर दूंगा, टाइटल ट्रांसफर कर दूंगा, कम ऑन, जब मैं क्या कर दूंगा, टाइटल ट्रांसफर कर दूंगा, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इनकम को रिकॉग्नाइज करूंगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। लीजिए, तो टाइटल ट्रांसफर करूंगा और अपनी इनकम कैसे निकालूंगा? रिडम्पशन प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू। हाँ जी, रिडम्पशन प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू। इन सिंपल वर्ड्स बताऊं, सेल प्राइस माइनस जो आप जिस अमाउंट पे जो है उसको कैरी कर रहे थे, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस आप माइनस कर दोगे और आपको क्या निकाल लोगे, अपना इनकम निकाल लोगे। इज दैट क्लियर? पहले बताओ, ये बात समझ आई? क्या जब तक मेरे पास टाइटल है मैं तब तक बच्चों म्यूचुअल फंड की इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं तभी करूंगा जब टाइटल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और कैलकुलेट कैसे करूंगा? जिस प्राइस मैंने रिडीम किया यानी जिस प्राइस मैंने बेचा माइनस जिस प्राइस पे मैं उसको कैरी कर रहा था, वो मैं यही लिख के आइएगा, कैरिंग वैल्यू। एसपी माइनस सीवी मत लिखिएगा बच्चों, टेक्निकल जाएंगे, टेक्निकल। बोलो कैसे जाएंगे? टेक्निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। यस सर, यस। जल्दी से रीड कीजिए, फिर म्यूचुअल फंड का ऑडिट आपको बताता हूं। जल्दी से रीड कर लो, फास्ट फास्ट। चलो बच्चों, आ जाओ जरा मेरे साथ, वापस आ जाओ। बस 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 बस, एक बार चलते हैं म्यूचुअल फंड को पढ़ने के लिए। म्यूचुअल फंड पे अगर म्यूचुअल फंड हमने सेल किया है, उस पर अगर गेन और लॉस हुआ है, हम लोग उसका ऑडिट कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले बच्चों, आपको पहले से पता है, आपको पहले से पता है कि म्यूचुअल फंड पे गेन और लॉस हम लोग कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब हम टाइटल को क्या कर देंगे? एवरीवन जल्दी बोलो, ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कंफर्म करने वाले हैं कि टाइटल ट्रांसफर हो गया है या नहीं हुआ है ना? अच्छा, उसके बाद वेरीफाई दी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बच्चों आपको पता है हम लोग प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? रिडम्पशन प्राइस माइनस कैरिंग वैल्यू। तो हम लोग बच्चों उसकी कैलकुलेशन को क्या कर लेंगे? वेरीफाई कर लेंगे। देन रिकंसाइल स्टेटमेंट, मैच बुक एंट्रीज विद म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट और गेन लॉस। देखो क्या होगा, आप लोग क्या करने वाले हो, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है यानी जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, हम लोग बेटा वहां से आपको स्टेटमेंट भी तो आएगी। आप लोग अपनी ईयरली स्टेटमेंट एएमसी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आप बोलोगे कंपनी से, आप अपनी म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो और आपने जो एंट्रीज करी है हमें वहां से वो मैच करा दो। डन? बोलिए। आइए, तीनों बातें बच्चों दोबारा देखते हैं। म्यूचुअल फंड की इनकम के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हो ऑडिट में? बिना देखे बोलोगे, मजा आएगा, आपको सब आता है। पहले ये बताओ, ये पता है म्यूचुअल फंड की इनकम रिकॉग्नाइज कब करते हैं? जब टाइटल क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग यही चेक करेंगे, कंफर्म करो भैया टाइटल ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड की इनकम निकालते कैसे हैं? कम ऑन एवरीवन जल्दी बोल दो। हम लोग रिडम्पशन वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू करते हैं। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई इन्होंने रिडम्पशन वैल्यू और कैरिंग वैल्यू सही ली है और इन्होंने जो गेन है वो सही निकाला है या नहीं निकाला है। तीसरी बात बच्चों, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से क्या मिल जाएगी? स्टेटमेंट। तो उनकी स्टेटमेंट देखेंगे, कंपनी की रिकॉर्डिंग देखेंगे, दोनों को हम लोग रिकंसाइल कर लेंगे, मैच हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही होगी तो डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी तो बेटा हम लोग मैनेजमेंट से बोलेंगे काइंडली एक्सप्लेन। क्या बोलती पब्लिक? इजी था, बिल्कुल इजी था। आ जाओ। देन फिर से देखिए बच्चों, हमारे पास तीन तरह की अदर इनकम थी, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड। आईसीए ने बच्चों एफडी इंटरेस्ट पे क्या क्या पढ़ाया है? एलआईसीसी टीडीएस। एलआईसीसी टीडीएस सबसे पहले क्या ले ली? लिस्ट। फिर हो गया इंटरेस्ट, फिर आ गया कंफर्मेशन बैलेंस, कंफर्मेशन इंटरेस्ट एंड देन टीडीएस। उसके बच्चों डिविडेंड में तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। डिविडेंड में बस ये बात याद रखिए, जैसे म्यूचुअल फंड की बात मैंने करी कि इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हो, वैसे ही बच्चों डिविडेंड की इनकम कब रिकॉग्नाइज होती है? डिविडेंड की इनकम रिकॉग्नाइज होती है जब एंटिटी के पास क्या आ जाए? राइट टू रिसीव एंड एबिलिटी टू मेजर द डिविडेंड अमाउंट रिलायबली। ओके, ऐसे ही बच्चों याद रखें आप लोगों के लिए, म्यूचुअल फंड की इनकम कब रिकॉग्नाइज करती है? व्हेन द टाइटल इज ट्रांसफर्ड। ये बात सबको समझ आई ना बेटा? जब तक मेरे पास टाइटल है मैं उसकी इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, जब मैं टाइटल को ट्रांसफर कर दूंगा इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा। राइट? बोलो हाँ के ना। इसी पॉइंट्स बच्चों आपको एक चीज और बताऊं, यहां पे आप लोगों को थोड़ा इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप लोगों को फायदा मिलता है डेफरमेंट ऑफ टैक्स का। डेफरमेंट ऑफ टैक्स का एफडी में देखो बच्चों क्या प्रॉब्लम है। एफडी में प्रॉब्लम ये है, ये आपका ईयर है, पूरे साल आपका जितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो आपको जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल करना ही पड़ेगा इस ईयर के अंदर। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो?
लेकिन पता है म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर मैं 30 साल तक, अगर मैं 30 ईयर्स तक अपने म्यूचुअल फंड को ना बेचूं, आपको पता है मुझे कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, बिकॉज आई हैव नॉट ट्रांसफर्ड दी टाइटल. इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द टाइटल इज ट्रांसफर्ड. बात समझ आई ये वाली? कम ऑन, यस और नो? और एफडी पे मैं हर साल क्या देता जाऊंगा? टैक्स देता जाऊंगा, टैक्स देता जाऊंगा, टैक्स देता जाऊंगा, टैक्स देता जाऊंगा. और म्यूचुअल फंड में पता है क्या होगा? अल्टीमेटली वो टैक्स बच्चों जो मुझे देना था, वो मुझे देना था जो, वो टैक्स भी एक तरह से री इन्वेस्ट होता जाएगा ना. अगर मैं रिडीम कर लेता, इनकम होती, टैक्स देता, सरकार के पास पैसा जाता. मैंने रिडीम नहीं किया, अच्छे म्यूचुअल फंड्स थे, उसके अंदर भाई साहब अमाउंट जो है वो इन्वेस्टेड रहा, वो ग्रो होता रहा, ग्रो होता रहा, ग्रो होता रहा. क्या बोलती पब्लिक? है ना? आ जाओ जी प्लीज, आ जाइए. अब बच्चों छोटा सा टॉपिक है जिसमें से हमने दो बातें तो पढ़ भी ली है, डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड इनकम. अब बस एक बात रह गई, इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी आप लोग कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी आप लोग कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज. Verify proportional recording of interest based on outstanding amount and applicable rate. Simple words, proportional recording होनी चाहिए इंटरेस्ट की आउटस्टैंडिंग अमाउंट और एप्लीकेबल रेट पे. आपके पास 2 करोड़ की एफडी है, आपने वो 1 अप्रैल 2023 को कराई थी, 5 साल की एफडी है. 31 मार्च 2024 को कितना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. 1 करोड़ की एफडी है, 5 साल के लिए कराई है, 31 मार्च 2024 को, यानी पूरे ईयर का कितना इंटरेस्ट जो है आप लोग रिकॉग्नाइज करोगे? बता दो मुझे. 1 ईयर का करेंगे, 8% था तो 8 लाख कर देंगे. कमाल, ऐसा और बोल दो. एक बोल रहा है 8,000. शाबाश. इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना. अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो प्लीज, ध्यान सुनना. अगर ये एफडी मैंने बीच में कराई होती, लेटेस्ट से 1 अगस्त को, तो बेटा फिर हम कब क्या करते? जल्दी बोलो. अगर मैंने 1 अगस्त को कराई होती तो बताओ हम लोग क्या करते? तो हम लोग कितने महीने का इंटरेस्ट निकाल देते? एक कह रहा है 6 महीने का, एक कह रहा है 4 महीने का. मैं जा रहा हूं भाई साहब छोड़ के. 6 महीने कहां से आ गए? 5 महीने का खेल लो ना, मैं कह रहा हूं यही खेल लो. अप्रैल मई जून जुलाई 4 गए, 12 में से कितने बच गए? 8. तो 8 महीने का इंटरेस्ट हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते. तो यहां पे कोई रॉकेट साइंस थोड़ा लिखा है. इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करना है? आपने उसकी प्रोपोर्शनल रिकॉर्डिंग करनी है आउटस्टैंडिंग अमाउंट और एप्लीकेबल इंटरेस्ट के लिए ओवर द पीरियड, जो भी उसका पीरियड रहा था. इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना. डिविडेंड पता है कब रिकॉग्नाइज करना है? वही बात बेटा जो पहले पढ़ी थी, वही बात यहां पे लिखी है. आप लोग डिविडेंड को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब बेटा क्या हो जाए? राइट टू पेमेंट इज एस्टैब्लिश, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर लाइकली एंड द अमाउंट इज व्हाट? मेजरेबल. सेम बात, आसान बात ये लिखी हुई है. एंटिटी का राइट टू रिसीव और एबिलिटी टू मेजर रिलायबली क्या हो जाना चाहिए? कंफर्म हो जाना चाहिए. क्या बोलती पब्लिक? बोलो. राइट टू रिसीव एंड एबिलिटी टू मेजर आपके लिए क्या हो जाना चाहिए? कंफर्म हो जाना चाहिए. आ जाइए. इसमें बच्चों अगर आप और चर्चा बोलेंगे मैं कर दूंगा कभी फ्री टाइम में, लेकिन आपके लिए एग्जाम के लिए इतना ही बहुत है. हमारा एक टॉपिक बच्चों आज का खत्म होता है. हमने अदर इनकम का ऑडिट करना सीखा है. क्वेश्चन क्या आ सकता है? मुझे लगता है बच्चों एफडी वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है. जनरल असर्शंस शायद पूछ ले, लेकिन एफडी वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है. और सेकंड इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा बच्चों ये है, आपसे पूछ लेंगे कि ऑडिट प्रोसेस बताओ कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इंटरेस्ट इनकम को, डिविडेंड इनकम को और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड को. तो याद रखें इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज होता है? प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द पीरियड. 4 बातें. प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड द रेट एंड द पीरियड. दैट्स इट. अच्छा जी, डिविडेंड कब आप लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? आसान भाषा में यहां से पकड़ लीजिए, जब एंटिटी के पास क्या हो जाता है? राइट टू रिसीव एंड एबिलिटी टू मेजर उसका कंफर्म हो जाता है, रिलायबली कंफर्म हो जाता है, तो हम लोग डिविडेंड इनकम को जो है वो मेजर कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? एंड फाइनली बच्चों म्यूचुअल फंड पे आप लोग कब रिकॉग्नाइज करते हो? जब आप टाइटल ट्रांसफर करते हो, रिडम्पशन वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू. आप परचेज वैल्यू ना बोल के आईसीए का टर्म यूज करेंगे, कैरिंग वैल्यू. डन. बोलिए हाँ के ना. आसान हो गया? पक्का? लीजिए, ये हो गया बच्चों हमारा एक टॉपिक कंप्लीट. और अब हम लोग चल रहे हैं कहां पे? ऑडिट ऑफ परचेजेस पे. मेरे साथ साथ बच्चों कहां पे? ऑडिट ऑफ परचेजेस पे. ऑडिट ऑफ परचेज में क्या क्या पढ़ना है? अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर हमारे पास जो है वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन आ जाए कि डिविडेंड को कैसे वेरीफाई करोगे, तो क्या हम सिर्फ एक ही पॉइंट लिख के आए? देखो ऐसा होना नहीं चाहिए. आईसीएस पे क्वेश्चन पूछे, अगर पूछ ले तो घबराना क्या? ओसीएसीसी तो है ही हमारे पास, राइट. और साथ में भाई साहब अब डिविडेंड स्पेसिफिक जो नॉलेज है, वो डिविडेंड स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? डिविडेंड इनकम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब बच्चों क्या हो जाए? एंटिटी का राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड डिविडेंड का अमाउंट आप लोग रिलायबली क्या कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं. क्या बोलती पब्लिक? ये पॉइंट लिख के आना और बाकी ओसीएसीसी पीएनडी बिल्कुल लिख के आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं. डन. बोलो.
चलो जी, अब जरा चलते हैं प्लीज, अब जरा चलते हैं ऑडिट ऑफ परचेजेस को जरा देख लेते हैं कि ऑडिट ऑफ परचेजेस में क्या क्या टॉपिक हैं। सबसे पहले बच्चों एक जेनरिक क्वेश्चन, परचेजेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, जैसे हमने सेल में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। कायदे से तो तुम्हें बोल देना चाहिए सर दे दो होमवर्क, दे दो होमवर्क सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम बोलोगे नहीं, मैं करवाऊंगा। तो बिल्कुल सेल वाले स्टेप्स हैं, तो आपके ऑडिट स्टेप्स बता दिए, परचेज ऑडिट के आपको प्रोसीजर्स बता दिए, जेनरिक बातें, बिल्कुल जेनरिक बातें। देन आपका ऑडिट असर्शंस बता दिए आप लोगों को, इन्होंने 4 ही लिखी थी, मैंने भाई सारी की सारी लिख दी है, मैंने पूरी की पूरी 6 लिखी है। देन उसके बाद अक्रेंस का ऑडिट कैसे होगा, देन आपका स्पेशल, ये अलग है, स्पेशल कंसिडरेशन ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ परचेज, ये बच्चों एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये हम लोग कवर करेंगे, स्पेशल कंसिडरेशन क्या है। देन कंप्लीटनेस के लिए, एंड फाइनली एक अलग से और क्वेश्चन है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या लगाओगे आप लोग परचेजेस के लिए, दैट्स इट। अब देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन, ओके, ये तो जेनरिक है कंप्लीटनेस वाला, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये आपसे पूछेंगे ऐसे, डिस्कस द स्पेशल कंसिडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ परचेजेस, और क्या, डिस्कस द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ परचेजेस। कम ऑन, बोलो हाँ के ना, आ जाओ जी। देन इसके बाद बच्चों बाकी जो जेनरिक पॉइंट्स हैं उनको हम अभी कवर करते हैं, आ जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी से बच्चों शुरुआत करते हैं ऑडिट ऑफ परचेजेस की। लीजिए, तो अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑडिट ऑफ परचेजेस के बारे में। ऑडिट ऑफ परचेज के बारे में बच्चों ये जो चार्ट है इसको आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्यों, आईसीआई ने बच्चों इस बार जो नोट्स दिए हैं मैं आपको वो कवर कराने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, हम चलते हैं आईसीआई की बुक में, ये है आपका आईसीएआई का ऑडिट ऑफ परचेजेस, और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो परचेजेस शुरू हो रहे हैं इसमें आईसीआई ने सिर्फ और सिर्फ प्यारे प्यारे 4 पॉइंट डाले हैं, तो मैंने भी बच्चों वही 4 पॉइंट जो है आपके लिए नीचे वाले चार्ट में कवर कर दिए हैं, तो आप उस टॉपिक को इग्नोर करिए, सीधा मेरे साथ यहाँ पे आ जाइए, परचेज ऑडिट प्रोसीजर्स। आपने यहाँ पे इन चारों पॉइंट में क्या लिखना है आपको बहुत अच्छी तरह आता है, चिंता मत कीजिए। पहले मैं आप लोगों को वही चीजें बता दूं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। परचेज साइकिल याद है बच्चों किसी को, परचेज साइकिल, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नीड आएगी कि हमें एक आइटम, पर्टिकुलर आइटम परचेज करना है, फिर आप परचेज ऑर्डर डालेंगे, फिर आप परचेजर ऑर्डर डालेंगे, वहां से बच्चों गुड्स आएंगे, जब गुड्स आएंगे तो क्या होगा, जीआरएन, वेरी गुड, गुड्स रिसीव नोट जाएगा, गुड्स रिसीव नोट भी जाएगा, और उसके बाद बच्चों वहां से इनवॉइस आएगा, इनवॉइस आएगा, आप लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट को बच्चों फिर हम लोग क्या करें, अच्छा पेमेंट को पहले ऑथराइज भी करवाएंगे, इनवॉइस की पेमेंट को पहले ऑथराइज करवाएंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर बच्चों उसके बाद क्या होगा, पेमेंट के बाद वहां से आपके पास क्या कोई रिसीट भी आनी चाहिए पेमेंट की, आंसर इज यस, पेमेंट रिसीट भी जो है आपको मिलेगी, और बच्चों हम लोग फिर उसकी प्रॉपर क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या बोलती है पब्लिक, कम ऑन यस और नो। अब बच्चों ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इसे मिला के आप लोग क्या बोल सकते हैं, परचेज ऑर्डर, कम ऑन, क्या सॉरी परचेज साइकिल, क्या बोल सकते हैं, परचेज साइकिल। अच्छा टैक्सेशन वाइज समझ लो इसमें क्या होगा बच्चों, आप जितनी परचेजेस करोगे सब पे आप लोग हो सकता है जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे तो आप उसका आईटीसी भी लेंगे, आईटीसी आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा, कम ऑन 2A और 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, और आप जो है जीएसटी पे कर समय उसका क्रेडिट लेंगे। सर आपने जीएसटी की बातें क्यों करी, क्योंकि बेटा हम लोग क्या बोलेंगे कि आप लोग कंसिस्टेंसी के लिए जीएसटी रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हो, परचेज वैल्यू के लिए, कम ऑन यस और नो। बेसिक साइकिल क्लियर है, बेसिक साइकिल क्लियर है सबको, जल्दी बोल दो यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा बच्चों यहाँ पे हेडिंग देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज दिस कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, साथ में देखिए बच्चों कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आ जाओ जरा मेरे साथ। हम लोग देखेंगे भाई कि जितने भी हमने परचेज साइकिल के पॉइंट्स पढ़े ना, सब में प्रॉपर कंट्रोलिंग है कि नहीं, कंट्रोल्स है कि नहीं, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं। बिड प्रोसेस क्या है बच्चों, बिड प्रोसेस क्या होता है, क्या आप लोग बस जाओगे मार्केट में पहली दुकान से परचेज कर लेते हो सामान, नहीं बेटा, हम लोग बिडिंग मंगाएंगे, कोटेशंस मंगाएंगे, टेंडर्स मंगाएंगे, कम ऑन यस और नो। और वो बिडिंग प्रोसेस आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका बच्चों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। देन उसके बाद परचेज ऑर्डर कौन ऑथराइज करता है, देखो ये सारे बच्चों वही चल रहा है, एसओडी तो जेनरिक बात हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बच्चों टेंडर्स मंगाए, टेंडर्स के बाद आप लोग परचेज ऑर्डर दोगे, कम ऑन यस और नो, परचेज ऑर्डर दोगे, परचेज ऑर्डर के बाद आपके पास क्या आएगा, जीआरएन, जब गुड्स आ जाएंगे, जीआरएन कैसे बनता है, एंड 2-3 वे मैच सिस्टम। ये 2-3 वे क्या होता है, या तो 2 वे होगा किसी कंपनी में, 3 वे होगा, आप 3 डॉक्यूमेंट्स को मैच कर सकते हो, परचेज ऑर्डर को, जीआरएन को और इनवॉइस को, ये हो गया आपका 3 वे मैच सिस्टम। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ के ना। लीजिए, तो पहला पॉइंट है आप लोगों को कंट्रोल पॉइंट्स देखने हैं कि भाई परचेज साइकिल में कंट्रोल पॉइंट सही से है या नहीं। और परचेज साइकिल बच्चों आपको पूरी पता है, रट तो नहीं रहे हो ना, समझ रहे हो ना परचेज साइकिल को। पहले क्या होगा बच्चों, आप लोगों की परचेज रिक्विजिशन आएगी कि ये चीज परचेज करनी है, आप उसके लिए टेंडर्स मंगाएंगे, टेंडर्स मंगाने के बाद परचेज ऑर्डर जाएगा, परचेज ऑर्डर के बाद गुड्स आएंगे, फिर आपके पास से जीआरएन जाएगा, वहां से इनवॉइस आएगा, आप पेमेंट करोगे, कम ऑन आप पेमेंट करोगे,
कम ऑन, बोल दो हाँ या ना। पेमेंट करने के बाद बच्चों फिर क्या आएगा आपके पास, उसकी रिसीट आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। इन सब में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ओके ठीक है जी, हो गई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। फिर बच्चों क्या होना चाहिए, फिर आप लोगों को ध्यान रखना है, परचेज ऑर्डर क्या होने चाहिए, ऑथराइज होने चाहिए, राइट। जीआरएन आपके प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए हर इनवॉइस के लिए। फिर उसके बाद आप बोलोगे एक 3-वे मैच होता है। 3-वे मैच मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जो है 2-3 डॉक्यूमेंट्स को मैच करके देखते हो कंसिस्टेंसी के लिए कि 3-वे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिख सकते हो कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो, आ जाओ। दूसरा पॉइंट, ये तो बहुत ही बेसिक है। अब बच्चों हम उन्हीं कंट्रोल्स की क्या कर देंगे, टेस्टिंग। यहां हमने आईसी की अंडरस्टैंडिंग करी, यहां पे बच्चों हमने आईसी की क्या करी, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, टेस्टिंग। तो इवैल्यूएट परचेज कंट्रोल स्ट्रेंथ टू गॉज इफ सब्सटैंटिव टेस्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड। ये पॉइंट बच्चों अगर आपको समझ आ गया ना तो आपकी पहला चैप्टर सफल हो गया। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोग टेस्ट करो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, ये देखने के लिए क्या सब्सटैंटिव प्रोसेस रिड्यूस किए जा सकते हैं। मेरे साथ जरा देखिएगा, वेरी गुड मनिक। जैसे ही बच्चों मेरा आईसी स्ट्रांग होगा मैं अपने सब्सटैंटिव प्रोसेसर को क्या कर सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं क्या, आंसर इज यस। आ जाइए। देन सैंपल ट्रांजैक्शन रिव्यू, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रेंडमली सिलेक्ट एंड स्क्रूटनाइज परचेज ऑर्डर, जीआरएन, इनवॉइस एंड वेंडर स्टेटमेंट। समझ गए आपने बच्चों, यहां पे बेसिकली आपने कोई भी एक ट्रांजैक्शन उठाई और आपने बच्चों उसको पूरा एग्जामिनेशन इन डेप्थ कर लिया कि भाई यहां पे इसका परचेज ऑर्डर है कि नहीं, जीआरएन है कि नहीं, इनवॉइस है कि नहीं, वेंडर से स्टेटमेंट आई है कि नहीं आई है, सारी चीजें आपने उसकी चेक कर ली। देखो परचेज साइकिल की जिसको नॉलेज है वो कह रहेगा सर लिख दूंगा, पक्का लिख दूंगा, आ जाओ। देन कंडक्ट सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बच्चों क्या बोलेंगे, आप ना भी पढ़ो तो हमारे पास सब्सटैंटिव प्रोसीजर दो ही तो होते थे, एनालिटिकल प्रोसीजर, कम ऑन, यस और नो, और साथ साथ में एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ क्या हो गया हमारे पास, टेस्ट ऑफ डिटेल। वो दोनों चीज हम लोग लिख के आ जाएंगे, ये ज्यादा फोकस एनालिटिकल प्रोसीजर पे लगते हैं। वी विल एनालाइज द परचेज ट्रेंड, वी विल कंपेयर द हिस्टोरिकल डेटा एंड रिलेट परचेजेस टू द सेल्स, एडजस्टिंग फॉर वेरिएंसेस लाइक परचेज चेंजेस एंड डिस्काउंट। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको वेरिएंस और अच्छे तरीके से समझाता हूं, इधर देखो। एडजस्टमेंट फॉर वेरिएंस का मतलब क्या है, आप बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आप पिछले साल की सैलरी से इस साल की सैलरी कंपेयर कर रहे हो तो क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज या डिक्रीज को कंसिडर करोगे या नहीं करोगे, मुझे बताओ। ये वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला वेरिएंस वाला नहीं है, एडजस्टमेंट हो रही है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट समझ गए, कंपेयर दी कंपेरेबल्स। आप कह रहे हो पिछले साल सैलरी थी 1 करोड़, इस साल सैलरी है 2 करोड़, ये कैसे हो सकता है, अरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गए हैं ना, आप पर एम्प्लॉय सैलरी निकाल के देख लो ऑन एन एवरेज और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कंसिडर कर लो, बढ़े कि घटे। क्या ये बात क्लियर है, कम ऑन बोल दो, लीजिए। कितना आसान पॉइंट बच्चों, कितना आसान पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, फोकस करिए यहाँ पे। परचेज ऑडिट प्रोसीजर्स, मैंने आपको ये चार्ट कट करवा दिया बच्चों, मैंने ये चार्ट पहले बना लिया था लेकिन आईसीआई ने अब अपने बुक के अंदर जो चेंजेस करे हैं हम उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, 4 पॉइंट्स। डन, बोल दो हाँ कहना। आपको अगर मेरी बुक भी देखनी है बच्चों तो मेरी बुक में भी आपको पहले ये वाले पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आईसीआई को फॉलो कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स कवर करके। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना। 4 पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। अच्छा ये हेडिंग्स बच्चों आपने नहीं लिख के आनी है एग्जाम में, ये हेडिंग मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाई है, आपके लिए फैसिलिटी बनाई है, क्योंकि आईसीआई की बुक में आपको हेडिंग्स दिख रही है क्या, नहीं। आईसीआई को तो हम ऐसे दिखाएंगे पैराग्राफ रट के आया तेरा भाई पूरा का पूरा। ओके तो कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या था, कंट्रोल की इफेक्टिवनेस टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग एक ट्रांजैक्शन को पूरा का पूरा डिटेल में चेक कर लेंगे, इसे आप टेस्ट ऑफ डिटेल भी बुला सकते हो, एग्जामिनेशन इन डेप्थ भी बुला सकते हो, और फिर बच्चों हम लोग यहाँ पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर के नाम पे हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर कर लेंगे। डन, बोल दो हाँ कहना। इजी, लिख पाओगे, आओ एक बार चारों पॉइंट रिवाइज करते हैं। मैं परचेज का ऑडिट क्या करूंगा, मुझे ऑडिट के स्टेप्स जानने, मुझे किसी असर्शन में बात नहीं करनी, मुझे ऑडिट के स्टेप्स जानने हैं। ऑडिट के स्टेप्स क्या होंगे, अगर भूल भी गए हो सबसे पहले तो बच्चों कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लोगे 315, फिर कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे 330, फिर बच्चों जाके हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे 330, फिर जाके हम एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे 330 + 520। बताओ ऐसे ऐसे बात कर ली हमने पूरी। इजी इजी बोल दो, अच्छा सर हम हेडिंग याद ना करें, बेटा हेडिंग तो याद करो, लेकिन देखो मैं आपको मेरी अप्रोच समझो, आपको ये हेडिंग्स क्या एग्जाम में लिख के आनी है, नहीं। क्या ये हेडिंग्स याद करनी है, आंसर इज यस, लर्न देम, इसी के बेसिस पूरा आंसर लिखना है, बट उनको नहीं बताना है कि हेडिंग्स याद करके आए हम, आंसर तुम ये लिखेंगे। हेलो क्लियर है बात, जल्दी बोलिए, आ जाओ प्लीज बच्चों प्लीज। क्या परचेज ऑडिट प्रोसीजर पे आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप लिख पाएंगे, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। यस बिल्कुल लिख पाएंगे। चलो जी
नेक्स्ट मुद्दे पे चलते बच्चों। अब हम लोग ये पढ़ेंगे ऑडिट असर्शन फॉर परचेजेस, बल्कि आप लोग पढ़ोगे, आपके सामने रख रहा हूं, चेक करके मुझे बताओ कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आ रही है, जल्दी से चेक करके बताओ। सारी असर्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आंसर बच्चों मैंने खुद से लिख दिया है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि कैसे हम लोग 5 असर्शन लिख के आएंगे। आईसीआई ने यहाँ पे भी 4 ही असर्शन दी है, मैंने बच्चों आपके लिए पूरी की पूरी 6 असर्शन लिख दी है अपनी क्लास के हिसाब से। चेक करिए प्लीज। सर कुछ पॉइंट तो इतने सिमिलर हैं कि उन्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। भाई उत्कर्ष पढ़ लिया करो और वो उस पे ना कॉमन 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 लिखते जाओ। कॉन्फिडेंस आया ये पढ़ के? लिख लोगे पांचों? कम ऑन। और आपको बच्चों में एक सीक्रेट बताता हूं, कई सीए फाइनल स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनको बच्चों क्या नहीं मिलेगा, जिनको ये भी नहीं पता होगा सेशंस क्या होते हैं। सोच के देखिए, और वो सीए फाइनल स्टूडेंट है। यस यस यस, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एनीवेज, 1 मिनट सर जरा बुक में भी दिखा दो हम लोग कहां पे चल रहे हैं। बेटा बुक में सबसे पहले अदर इनकम हो गया, अदर इनकम हो गया बुक में। कमांड टेल मी, जल्दी बता दो। आ जाओ आगे चलते हैं। हमने ऑडिट ऑफ परचेजेस करनी शुरू करी, हमने ये टॉपिक पूरा कट करके हमने बच्चों आईसीआई के नए 4 पॉइंट पढ़े हैं। क्या आपको याद है वो 4 पॉइंट? जल्दी बोल दो कौन कौन से। कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, उसके बाद आ गया हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। डन। आ जाओ प्लीज। अब जरा चलते बच्चों, हम लोग अब क्या करने वाले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको दिखाया बच्चों, ये टॉपिक में एडिशनली हर चीज के अंदर ऐड करता चल रहा हूं कि आपसे किसी भी चीज के असर्शंस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। डन। घबरा तो नहीं गए इस टॉपिक को देख के? अदरवाइज आप बुक में देखेंगे बच्चों मैंने कैसे लिखा हुआ है, हर असर्शन जो आईसीआई ने बताई है ना उसके ऊपर लिख दिया मैंने, बट आपको मैंने बच्चों सारा कुछ यहां पे समअप करके दे रखा है। क्लियर है बात सबको? कम ऑन जल्दी बता दो। आ जाओ। अब बच्चों चलते हैं हम लोग किस पे, परचेजेस की अकरेंस कैसे टेस्ट करोगे। परचेजेस की अकरेंस कैसे टेस्ट करोगे। आपको बच्चों अल्टीमेटली मेरे साथ जुड़ के ये जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, रिवीजन वीडियोस प्लस ये जो चार्ट दे रहा हूं, इसमें से पूरा चैप्टर कवर करना है, तभी आसानी से हो पाएगा। आइए जी अकरेंस पे बात करते बच्चों। बहुत ही आसान है, अगर आपने सेल वाली बात पढ़ी हुई है ना तो आपके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले वेंडर एग्जिस्टेंस, हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। इस बार बच्चों वेंडर आ गया, पहले कस्टमर था। वेंडर क्यों आ गया? क्योंकि हम कस्टमर है, हम परचेज कर रहे हैं। आ जाओ। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, गुड्स रिसीव हुए हैं नहीं हुए हैं, हम लोग ये चेक करेंगे। इसके लिए क्या चेक करना चाहोगे आप लोग? आप बच्चों गेट रजिस्टर देख लोगे, सिक्योरिटी गेट रजिस्टर। अच्छा जी। देन क्वालिटी चेक, जो गुड्स रिसीव हुए हैं वो भाई साहब हमारे लिए एप्रोप्रिएट क्वालिटी के हैं या नहीं है, तो वेरीफाई क्वालिटी इंस्पेक्शन वाज कंडक्टेड। जब रिसीव होंगे तो उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली सोचो ना, गुड्स आ रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, सबसे पहले बच्चों आपने ऑर्डर दिया, आपने एक परचेज ऑर्डर दिया है, वेंडर चेक कर लिया भाई वेंडर हमारा सही है कि नहीं, वेंडर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके बाद गुड्स आए हैं, हमने चेक कर लिया कि भाई गुड्स की जो है एंट्री है नहीं, गुड्स रिसीव रजिस्टर बना रखा होगा या सिक्योरिटी गेट पे कोई रजिस्टर बना रखा होगा। फिर हमने चेक कर लिया गुड्स जो रिसीव हुए थे वो सही क्वालिटी के थे या नहीं थे। अब गुड्स रिसीव हुए तो बेटा एक डॉक्यूमेंट जरूर मिलता है, सामने वाला बंदा जरूर डिमांड करेगा जीआरएन, लो भाई लो, तुमने जीआरएन कंफर्मेशन ले लिया। चेक हो प्रिपरेशन एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ ऑन जीआरएन। एप्रोप्रिएट साइन ऑफ क्या है? मतलब भाई ऑथराइज पर्सनल जीआरएन पे साइन करेगा ना, कल को अगर गुड्स में कमी निकली तो हम उसी को पकड़ेंगे। मान लो राकेश नाम का एक बच्चा है, एक बंदा है जो भाई साहब जीआरएन बनाता है, तो भाई राकेश के साइन होने चाहिए ना जीआरएन पे, क्योंकि उसमें गुड्स काउंट करे होंगे। आप ऐसे समझो, हमारे पास जब बुक्स आती हैं, हमारे को जो बुक प्रिंट करके देते हैं तो तिवारी जी रिसीव करते हैं, तो तिवारी जी भाई साहब पूरा का पूरे बुक्स को काउंट करते हैं और उसके बाद उसको साइन करके देते हैं, अच्छा सो एंड सो बुक्स रिसीव्ड। कम ऑन, यस और नो? आ जाओ। देन इनवॉइस अप्रूवल, कंफर्म परचेज इनवॉइस अप्रूवल एज पर दी अथॉरिटी डेलीगेशन। अथॉरिटी डेलीगेशन समझ गए, जो भी अप्रोप्रिएट बंदा है जिसको हमने अथॉरिटी दे रखी है वो भाई साहब क्या बनाएगा, वो क्या करेगा, इनवॉइस को अप्रूव करेगा। एंड फाइनली स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट, जब बच्चों कुछ परचेज किया है तो उसके हिसाब से स्टॉक रिकॉर्ड्स भी अपडेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। एक बार बच्चों बस परचेज साइकिल दिमाग में दौड़ा लो। सबसे पहले हम लोग किससे बात करने वाले, मुझे बता दो। सबसे पहले हम लोग किससे बात करने वाले? वेंडर से कंफर्मेशन ले लेंगे। बोलो किससे कंफर्मेशन ले लेंगे बेटा, जल्दी बता दो। वेंडर से जो है हम लोग कंफर्मेशन ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गुड्स रिसीव हो गए, कम ऑन, गुड्स रिसीव हुए हैं या नहीं,
गेट रजिस्टर देख लो कि भाई सिक्योरिटी गेट पे एंट्री हुई थी या नहीं हुई थी। गुड्स सही क्वालिटी के रिसीव होने चाहिए। गुड्स रिसीव हुए होंगे तो जीआरएन इशू किया होगा, जीआरएन चेक कर लेंगे। एंड देन इनवॉइस पेमेंट से पहले इनवॉइस का अप्रूवल होगा, वो चेक कर लेंगे। और स्टॉक रिकॉर्ड्स अपडेट हुए या नहीं हुए हैं ये चेक कर लेंगे। डन। दोबारा से बोलूं एक बार, आपने अकरेंस देखनी है, आईसीए ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम वो याद रख के जाएंगे। सबसे पहले वेंडर से हमने बच्चों क्या ले लिया है, कंफर्मेशन ले ली है। वेंडर को हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कि भाई साहब गुड्स जो है आपको रिसीव हुए थे तो गेट रजिस्टर पे एंट्री चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा जीआरएन इशू होगा, हम जीआरएन भी चेक कर लेंगे। क्वालिटी सही होनी चाहिए, हम क्वालिटी चेक कर लेंगे, भाई क्वालिटी किसने इंस्पेक्ट करी थी या नहीं करी थी। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या हुआ होगा, नेक्स्ट हमारे पास देखना है कि इनवॉइस बना होगा, इनवॉइस अप्रूवल चेक कर लेंगे। एंड फाइनली स्टॉक रिकॉर्ड्स चेक कर लेंगे। एग्जाम से पहले आपको अगर कभी भी ये लगे ना ऑडिट में सर ये तो याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, बच्चों ये बात आप फील करें कि आपको एग्जाम से पहले 1.5 दिन मिलेगा सिर्फ क्या पढ़ने के लिए, ऑडिट पढ़ने के लिए, राइट। और तब तक आप कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे, है ना। और फिर देखो बच्चों, जिसको परचेज साइकिल नहीं पता वो तो सफर करने वाला है। और मैंने आपके साथ परचेज साइकिल कितनी बार रिपीट कर करके बता दी, बस वहीं से डॉक्यूमेंट निकालो और ऑडिट करते जाओ, वहीं से डॉक्यूमेंट्स, वहीं से सारे पॉइंटर्स निकालो और ऑडिट करते जाओ। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ जी, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अच्छा, जैसे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, बाहर के जो कोर्सेज है जिनमें ऑडिट पढ़ाया जाता है उन्हें पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको एक कंपनी की परचेज साइकिल बताई जाएगी और पूछा जाएगा बताओ इनकी परचेज साइकिल में कहां कहां पे कंट्रोल डेफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों गुड्स आते हैं और सिक्योरिटी गेट पे एंट्री नहीं होती, गुड्स आते हैं जीआरएन इशू नहीं होता, क्या बच्चों वहां पे आप मुझे बताओ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है? कम ऑन, यस और नो? यस, वो पूछा जाता है वहां पे। और फिर पता है आपसे क्या बोलेंगे, एज अ ऑडिटर हाउ वुड यू सजेस्ट द कंपनी टू एलिमिनेट दिस रिस्क। और क्या बच्चों ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के सेशन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो ऑडिटर क्या बोलेगा, भाई साहब देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ इशूइंग गुड्स रिसीव्ड नोट व्हेनेवर द गुड्स आर रिसीव्ड एट द फैक्ट्री एंड देयर मस्ट बी अ पर्सन हु शुड बी रिस्पांसिबल फॉर साइनिंग ऑफ द गुड्स रिसीव्ड नोट। डन। बोल दो हाँ के ना। सर आपको कैसे पता बाहर के पेपर में क्या आता है? भाई सीपीए यूएस का ऑडिट मैंने पूरा पढ़ा हुआ है और एसीसीए का ऑडिट मैं पढ़ाता भी हूं, राइट। सीपीए का भी सोचा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैंने पूरा पढ़ लिया था सीपीए का ऑडिट पूरा का पूरा, राइट। और उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगा, कमाल बच्चों, कमाल, लिटरली कमाल। 30 नंबर की एक केस स्टडी, 20-20 नंबर की 2 केस स्टडी, 30 नंबर के एमसीक्यू, पेपर खत्म। ये इंटरमीडिएट लेवल बता रहा हूं आपको उनका, क्या बता रहा हूं, इंटरमीडिएट लेवल। 30 नंबर की एक केस स्टडी, 20 नंबर की 2 केस स्टडी, और बच्चों उसके बाद आपके पास आता है 30 नंबर के एमसीक्यूज। हेलो, राइट। रटने वाले बच्चों को वहां मिलता है 0 अंडा। वहां पूरा फोकस कहां पे होगा, ये बताओ भैया ऑडिट का। जो मैं आपको परचेज साइकिल, सेल साइकिल बता रहा हूं, ये सब उनकी बुक से पढ़ के बता रहा हूं आपको मैं। कंप्लीट परचेज साइकिल वो बताते हैं कि इसको पढ़ के जाओ और देखो यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल्स लगने चाहिए, और उस कंट्रोल को आप लोग जो है कैसे चेक करोगे, उस कंट्रोल को कैसे आप चेक करोगे, और चेक करने के बाद उसमें जो कमियां होंगी वो कैसे बताओगे मैनेजमेंट को। हेलो, आ जाओ। अभी भावुक मत हो जाना बच्चों, आपके कोर्स भी ऐसा हो जाएगा आज से 10 साल बाद, जरूर यही होगा सीए में, चिंता मत करो, यही होना है। दिस इज द फ्यूचर। एनीवेज, आपने सीएफए पढ़ाना क्यों बंद कर दिया? भाई मैं सीएफए पढ़ाता ही नहीं था कभी भी, मैंने सीएफए कभी नहीं पढ़ाया है। आ जाओ, लीजिए, आइए बच्चों वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यहां तक क्लैरिटी है सबको? अकरेंस पे क्लैरिटी है? लिख लोगे? बहुत सिंपल पॉइंट, एक बार दोबारा रिवाइज करा दो सब जाते जाते। हाँ बेटा करा देता हूं। सबसे पहले वेंडर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे, गुड्स रिसीव होते हैं सिक्योरिटी गेट पे चेक कर लेंगे, क्वालिटी चेक कर लेंगे, क्वालिटी चेक होती है नहीं ये चेक कर लेंगे, जीआरएन इशू होता है नहीं होता है, सही व्यक्ति उसे साइन ऑफ करता है कि नहीं ये चेक कर लेंगे, इनवॉइस पे अप्रूवल्स होने चाहिए, और स्टॉक रिकॉर्ड जो क्या होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। आ जाओ जी, चलते हैं बच्चों आगे। पंचतारा क्वेश्चन बच्चों, पंचतारा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं। देखो कायदे से मुझे सिर्फ आपको क्या करना था, कायदे से मुझे आपको 5 असर्शंस डिटेल में पढ़ानी चाहिए थी, और होना क्या चाहिए था, अकरेंस में अकरेंस की बातें आती, कंप्लीटनेस में कंप्लीटनेस की बातें आती, लेकिन ऐसे कहता हटा सावन की घटा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के जा और पास हो जा। एक स्पेशल क्वेश्चन बच्चों आएगा, व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशन दैट ऑडिटर शुड कीप इन माइंड व्हाइल ऑडिटिंग दी परचेजेस। अब इसमें सब मिक्स्ड है, इसमें पूरा रायता फैला हुआ है। जैसे कि सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस चेक कर लेंगे। बताओ परचेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, इनवॉइस। क्या क्या इंश्योर करेंगे, परचेज इनवॉइस इज ओरिजिनल टू वैलिडेट द रिकॉर्डेड परचेज। आपको जीएसटी की याद दिलाता हूं, जीएसटी में बच्चों तीन कॉपीज बनती है इनवॉइसेस की, याद है?
ओरिजिनल फॉर द परचेजर, डुप्लीकेट फॉर दी सेलर, एंड बच्चों एक और बनता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए। बोलो हाँ क्या, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास भेज दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि बेटा 3 कॉपी बनती है और परचेजर के पास हमेशा क्या होना चाहिए, ओरिजिनल इनवॉइस। तो अब देखो कितनी जेनरिक बातें कर रहे हैं कि स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, इनवॉइस चेक कर लो, और इनवॉइस बच्चों कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल। सिर्फ एक वर्ड याद कराना है, इनवॉइस, और वो कैसा, ओरिजिनल। देन उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर, परचेजेस तभी बुक करें जब रिस्क और रिवॉर्ड आपके पास आ चुका है। अगर रिस्क और रिवॉर्ड आपके पास नहीं आया तो आप उसकी रिकॉर्डिंग ना करें। अच्छा जी, तीसरा इनवॉइस एड्रेसिंग, याद करें बच्चों, इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए, इनवॉइस क्या कंपनी के नाम पे होना चाहिए, हाँ भाई, तभी तो हम लोग अपने परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, 3 बातें हो चुकी हैं, इनवॉइस, ओनरशिप, इनवॉइस। मेरे साथ, इनवॉइस, ओनरशिप, इनवॉइस। पहला इनवॉइस ओरिजिनल, दूसरा ओनरशिप जब रिस्क और रिवॉर्ड आ जाए, तीसरा बच्चों इनवॉइस हमने क्या करना है, कंपनी के नाम पे होना चाहिए, ये चेक करना है। आ जाओ। देन अंबर सरिया तन इनपुट टैक्स बुकिंग। अरे भाई हमने देखना है कि भाई साहब इनपुट टैक्स जो है करेक्टली रिकॉर्ड हुआ हो और रिटर्न से मैच कर रहा हो। R1 कौन बोल रहा है, R1 कौन बोल रहा है, R1, R1 में आएगा तुम्हारा इनपुट, R1 में आएगा तुम्हारा इनपुट टैक्स, R1 में। नलायको तुम्हारे 2A 2B के अंदर आएगा और 3B में तुम क्लेम करोगे उसको। दुष्ट। इनपुट टैक्स बुकिंग 4 पॉइंट हुए, क्यूमुलेटिव रिवीजन कराते चलो। सबसे पहले क्या देखोगे, इनवॉइस, इनवॉइस कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल। फिर क्या देखोगे, ओनरशिप, ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आ जाए। फिर क्या देखोगे, इनवॉइस दोबारा से, इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे होना चाहिए। फिर क्या देखोगे बच्चों, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होना चाहिए, जीएसटी के साथ हम लोग उसको क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, थक गए हम तो ये कर करके भाई, रिलेटेड पार्टी से परचेज किया है तो अप्रूवल देख लो, AS 18 देख लो, और साथ में आर्म्स लेंथ प्राइस देख लो। थक गए हूं मैं बता बता कर, इजी। और आईसे को इंप्रेस करना हो तो इंडेक्स 24 रिलेटिव कितने होते हैं, 2-4। बताओ अब तुम मुझे भूल पाओगे क्या, अब तुम मुझे भूल ही नहीं सकते हो। अब जब भी इंडेक्स 2-4 पढ़ोगे एक बार तो याद आएगा, एक था उसने बोला था रिलेटिव होते 2-4। आ जाओ। देन उसके बाद बच्चों मैं क्या करूं, मेरे को तो वैसे वाली फीलिंग आ रही बिग बॉस में इधर, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता नहीं, साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। कैपिटलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंसेस, क्या जाता इनका, क्या जाता इनका। अगर भाई चुपचाप बोल देते कि भाई क्लासिफिकेशन सही होनी चाहिए, हमें कुछ करके दिखाना है ऐसा जो कोई ना समझ पाए। आ जाओ प्लीज। रिव्यू इफ परचेजेस शुड बी कैपिटलाइज्ड और एक्सपेंस बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट। लो भाई लो, तो ये भी चेक कर लेना भैया, जो परचेजेस है ये मशीनरी परचेज करी तो कैपिटलाइज होगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना मैं भावुक हो रहा हूं, रुक जाओ। लीजिए लीजिए वापस आगे बच्चों। तो कैपिटलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंसेस क्लियर है कि भाई क्लासिफिकेशन सही होनी चाहिए। चेक कर लो कि भाई जो कैपिटल परचेज थी वो रेवेन्यू में ना आ जाए और जो रेवेन्यू थी उसको कैपिटलाइज ना कर दो। एंड फाइनली बिल्कुल ही वेले काम, जनरल एंट्रीज देख लेना अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की। अगर कोई बड़ी परचेजेस हुई है तो बेटा उनको चेक कर लेना एक बार ढंग से कि भाई वो प्रॉपर है कि नहीं, उनके प्रॉपर सपोर्टिंग है या नहीं है। डन। याद कैसे करोगे, सबसे पहले इनवॉइस था, ओरिजिनल चाहिए था, उसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड था, हमारा होना चाहिए था, फिर से इनवॉइस था, हमारे नाम पे होना चाहिए था, फिर इनपुट टैक्स था, प्रॉपरली बुक होना चाहिए था, आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑथोराइज होनी चाहिए, AS 18 इंड AS 24, और साथ साथ में आर्म्स लेंथ प्राइस क्या बोलती पब्लिक। फिर लास्ट में जाते जाते गुस्सा दिलाने वाला पॉइंट, रेवेन्यू और कैपिटल जरा ढंग से चेक कर लेना, और बाकी तुम्हारे पास कुछ ना बचे तो जनरल एंट्री तो है ही। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बोलो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, स्पेशल कंसिडरेशंस। जैसे स्पेशल कंसिडरेशन पूछे आप भी शुरू हो जाना, कुड़ी कहली मैंने गलत जे गुआर ले लो, फिर जाके इनवॉइस का प्यार ले लो। बस इनवॉइस वर्ड याद आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। इनवॉइस याद आ गया तो सारा हो जाएगा। इनवॉइस, रिस्क एंड रिवॉर्ड, इनवॉइस, इनपुट टैक्स, उसके बाद आपका आ गया था रिलेटेड पार्टी, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एंड जनरल एंट्री रिव्यू। ओके। बार बार बच्चों आपके मन में विरोधाभास आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे। अब खत्म हो गया चैप्टर, आज खत्म हो गया, सच बता रहा हूं। बार बार आपके मन में विरोधाभास, इतने सारे पॉइंट्स याद कैसे रहेंगे, रहेंगे, मैं बोल रहा हूं ना, ब्लैंक नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओगे। आपकी जनरल नॉलेज, आपको साइकिल्स यहाँ पे इतनी देखने को मिली हैं, आपको पॉइंट्स इतने सीखने को मिले हैं बच्चों, कुछ तो याद रख के आओगे। बोलो हाँ कहना। आ जाओ चलते हैं बच्चों। अब हम लोग परचेज की क्या एस्टैब्लिश करने वाले हैं, कंप्लीटनेस।
और जहां कंप्लीटनेस वहां कट ऑफ। बिल्कुल सेल्स जैसा है, बिल्कुल बच्चों सेल्स जैसा है। सबसे पहले क्या चेक कर लोगे? कट ऑफ। हम कम से कम लास्ट की 5 ट्रांजैक्शन उठाएंगे एट पीरियड एंड इन द मटेरियल इनवर्ड रिकॉर्ड्स टू इंश्योर ऑल इनवॉइसेस आर इंक्लूडेड इन द परचेज बुक। हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई लास्ट की 5 ट्रांजैक्शन उठाएंगे और चेक करेंगे, 5 ट्रांजैक्शन उठाएंगे हम लोग जो मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर से मिलेंगी और चेक करेंगे भाई साहब ये हमारी परचेजेस में रिकॉर्डेड है या नहीं है। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? आप क्या देखोगे? इनवर्ड रजिस्टर, वही जो सिक्योरिटी गेट पे रजिस्टर रखा था, उस सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर को आप लोग देखोगे। अच्छा ये 5 ट्रांजैक्शन जरा चेक करियो। छोटू समझ रहे हो? छोटू को बोलो, छोटू जरा चेक करिए 5 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। लेकिन छोटू याद रहेगा कौन है? याद है छोटू कौन है? आप बता दो नलायक हो। प्रियंका तुम बताओ छोटू कौन है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ सब बच्चे हम है। बिल्कुल बेटा आर्टिकल। तो पहले तो आर्टिकल को भेजो, एक आर्टिकल को भेजोगे। छोटू नंबर 1 जाके चेक करके आओ गेट एंट्री पे क्या कौन कौन सी लास्ट 5 ट्रांजैक्शन है। छोटू नंबर 1 बताएगा 5 ट्रांजैक्शन मिली है गुप्ता जी से, शर्मा जी से, सिंगल जी से, अरोड़ा जी से और जो है हमारे सृष्टि से। ये 5 लोगों से जो परचेजिंग करी हुई है। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा? छोटू नंबर 2 चेक करियो जरा ये 5 ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि नहीं। अगर नहीं हो रही मतलब कट ऑफ सही काम नहीं कर रहा है इनका। कमाल है सर। और ऐसे ही बच्चों जो ईयर एंड पे परचेजेस रिकॉर्ड हुई होंगी रिकॉर्ड्स में वहां से छोटू नंबर 2 तू देख के बताइए जरा लास्ट की 5 रिकॉर्डिंग कौन सी, उनको चेक करो इनका रिस्क रिवॉर्ड आया कि नहीं आया। नहीं आया तो हमारे पास ही नहीं आनी चाहिए थी अभी। कमाल है सर। नो ये बात समझ आती है आपको? समझ पा रहे हो बच्चों? आ जाओ। लो भाई गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंटिंग, वहां पे क्या था? गुड्स अप्रूवल बेसिस। तो याद है आपको? यहां पे क्या? गुड्स इन ट्रांजिट। अभी गुड्स रास्ते में बच्चों, गुड्स रिटर्न नहीं बेटा। वहां पे आप इधर देखो ना, सेल वाले पॉइंट्स में आपको दिखा के आता हूं ना। आपका जो सेल हुआ था कौन से बेसिस पे हुआ था? आ जाओ भाई आ जाओ। कहां गया हमारा? कहां गया? नहीं शिपमेंट वाला नहीं बेटा, तुम लोग यार कैसी कैसी बातें करते हो। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। सेल और अप्रूवल बेसिस वाले गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, सेल और अप्रूवल वाले बेसिस की बात कर रहा हूं। याद है कि नहीं? ये रहा गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, है ना। ऐसी बच्चों यहाँ पे कुछ गुड्स आपके लिए क्या हो सकते हैं? आपके लिए कुछ गुड्स कहां पे हो सकते हैं? कमांड टेल में जल्दी बता दो। ट्रांजिट में हो सकते हैं। उनके लिए क्या करोगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैचेस विद द एग्रीड टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर विद द वेंडर। क्या बात बताइए। आपका भाई साहब वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। वेंडर ने बोला था एक बार मेरी फैक्ट्री से गुड्स निकल गए ना तो तुम्हारे। अब उसकी फैक्ट्री से गुड्स निकल गए, एग्रीमेंट में लिखा है हमारे, तुम्हारी परचेज। लेकिन अगर बच्चों आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जब तक मेरी फैक्ट्री में गुड्स नहीं उतर जाएंगे ना तब तक मेरे नहीं है। हाँ जी तब तक मेरे नहीं है। तो बेटा आप क्या करते? तो आप देखते कि भाई अभी तक गुड्स तो फैक्ट्री में पहुंचे नहीं है तो मैं इसको परचेजेस में काउंट करूंगा नहीं। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ कहना। प्यास लग रही है बालक को, ये पीछे नीचे बैठ कर परेशान हो रही हो। हाय बोल दो सब बच्चे इसको, हाय बोल दो। इतनी देर से ही बैठा हुआ हाय। चलो वापस जाओ, आओ। हाँ जी तो आपने क्या देखना है? आपने बच्चों क्या करना है? रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी जो है वो ध्यान में रखना है। गुड्स इन ट्रांजिट के केस में आपको अपने एग्रीमेंट्स चेक करने हैं और ये देखना है कि भाई एग्रीमेंट के हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा इधर देखो प्लीज। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से ये कंफर्म कराने के लिए कि भाई कंप्लीट रिकॉर्डिंग हुई है एनुअल परचेज की कि नहीं। अरे बस रुक जाओ। हाँ जी हम लोग मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि भाई साहब कंप्लीट रिकॉर्ड, सारी परचेजेस प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है कि नहीं। ओके अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके क्या मैं इसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मान के अपना ओपिनियन दे दूं? हाँ यही कर लो ना फिर तुम्हें रखा क्यों है? एक काम करो, ऑडिट की शुरुआत में आओ, मैनेजमेंट प्लीज गिव अस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी, आप बोल दो ओके। और आईसीआई तुम्हारे को ऐसे गुद्दी को यहां फंसाएगा यहां पे। आ जाओ प्लीज। आखिरी पॉइंट एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या करें भाई एनालिटिकल प्रोसीजर में? कुछ नहीं, आपने सिर्फ भाई साहब क्या करना है? आपने चेक करना है कि उन्होंने आपको परचेज की क्वांटिटी और परचेज प्राइस बता दिया, एक्सपेक्टेड फिगर आ गया, एक्चुअल वाले से आप उसको क्या कर लो, मैच कर लो। फिर आपके पास बच्चों क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है तो मैनेजमेंट से बातचीत कर लो। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ चारों पॉइंट बताओ बेटा। कंप्लीटनेस में जहां कंप्लीटनेस वहां कट ऑफ, और क्योंकि परचेज की बात है गुड्स इन ट्रांजिट, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। बिना देखे बोलेंगे सारे के सारे पॉइंट और एक्सप्लेन भी करेंगे। नंबर 1 बच्चों कट ऑफ प्रोसीजर। लास्ट की 5 ट्रांजैक्शन उठाओ आपका जो इनवर्ड रजिस्टर है उससे और चेक करो कि ये रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। ओके बोलो हाँ कहना। अच्छा जी हो गया। उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट चेक करो हमारा जो एग्रीमेंट है वेंडर के साथ हमने उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर बच्चों एग्रीमेंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये देखने के लिए कि प्रॉपर्टी कब
ट्रांसफर होती है? रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है? अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है उसकी, ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, लिख के मत आना, फैक्ट्री से निकलते ही, वेंडर की फैक्ट्री से निकलते ही तो भाई तुरंत हमारे पास परचेज में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है हमारी फैक्ट्री में उतर के और गुड्स ट्रांजिट में, तो भाई साहब हमारे परचेज में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? कमॉन 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 कमॉन। तीसरा पॉइंट क्या था? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में समझ नहीं आया, वैसे तो ऐसा किसी ने लिखा नहीं, बट मैं फिर भी मान लेता हूं कि एक बच्चा है वो कह रहा है सर हमें ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना समझ में नहीं आया। इससे आसान टॉपिक नहीं है। मैनेजमेंट से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले लो कि आपके हिसाब से सारी परचेजेस जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड हो गई। और बच्चों ये पता है क्या है? ये है आपका रामबाण। जब भी कहीं फंस जाओ ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से। किस बात की? जिसको ऑडिट कर रहे हो उस बात की। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, राइट। एंड लास्ट में बच्चों ने क्या पॉइंट पढ़ा? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल। परचेज आइटम कितने थे, परचेज प्राइस कितना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, एक्चुअल वैल्यू देख लो, दोनों को कंपेयर कर लो, मैच हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे हैं भाई साहब टॉलरेबल डिफरेंस से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, आओ मैनेजमेंट, लेट्स हैव अ सीट टुगेदर, लेट्स डिस्कस। क्या बोलती पब्लिक? डन? बोल दो। लीजिए, तो ये टॉपिक बच्चों हमारा होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे भाई सब परचेजेस के लिए? एनालिटिकल प्रोसीजर। आओ आइए जी, आइए आइए बच्चों, आइए हम लोग चल रहे हैं अब लोग क्या करने के लिए? अब हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करेंगे, परचेज एनालिसिस की। बिल्कुल बच्चों स्पेसिफिक टॉपिक है। व्हाट आर द एनालिटिकल प्रोसीजर्स दैट अ ऑडिटर विल अप्लाई व्हाइल डूइंग व्हाट? ऑडिट ऑफ परचेजेस। आपके क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आपकी बुक में चाहे ना हो लेकिन क्वेश्चन बैंक में बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आ जाओ प्लीज, इधर देखो, इधर देखो प्लीज, इधर देखो बच्चों। क्या क्या करेंगे? पहले तो 4 तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर पकड़ लो। कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, रेशियोज एंड क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन। बच्चों किसी भी चीज को देख के घबराना मत, किसी भी चीज को देख के घबराना मत। कंजम्पशन एनालिसिस क्या है? अरे भाई कितने इनपुट से कितना आउटपुट बनता है, क्या इसके बीच में बच्चों कोई रिलेशन होगा, कोई रेशियो होगा? कम ऑन, यस और नो? और क्या ये रिलेशनशिप आप इस साल का निकाल के इसे पिछले साल से, इसे इंडस्ट्री से, बजट से कंपेयर कर पाओगे? कम ऑन, यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कर पाओगे? यस बिल्कुल कर पाएंगे। हेलो। और अगर उसके बीच में क्या मिलेंगे? वेरिएंसेस मिलेंगे, तो मैनेजमेंट से चर्चा कर लेंगे। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं आया? कितनी सिंप्लिसिटी से मैंने आपको बताया। पढ़ने में डिफिकल्ट है। कंजम्पशन एनालिसिस कुछ नहीं है, कितने इनपुट से कितना आउटपुट बनता है, इनपुट आउटपुट रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल लिया, उसको कंपेयर कर लिया अपने बजट से, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस से और अपने ही पिछले साल के ट्रेंड से। और अगर बच्चों उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? वेरिएंस दिख रहा है, बड़ा वेरिएंस दिख रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो। हम लोग बच्चों मैनेजमेंट से उसके लिए क्वेरीज कर लेंगे। इजी इजी प्रैक्टिकल बात बिल्कुल। आ जाओ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस। ये स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस क्या है कि आपके पास बच्चों कितना रॉ मटेरियल रहता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक। बस एक बात याद रख लो, कितना रॉ मटेरियल रहता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक। बस एक पॉइंट मिल गया। अब क्या करोगे? कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे? प्रीवियस ईयर से, इंडस्ट्री से, बजट से। और बच्चों अगर उसके अंदर कुछ दिक्कत है तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लोगे। कंजम्पशन हो गया, स्टॉक कॉम्पोजिशन हो गया। अपूर्वा, स्टॉक कॉम्पोजिशन में क्या क्या आया था? स्टॉक कॉम्पोजिशन में आपने देखा रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ स्टॉक कितना रहता है। तीसरा क्या हो गया? रेशियो। जबरदस्ती की बात है। एनालाइज एंड कंपेयर करंट वर्सेस प्रीवियस ईयर्स क्रेडिटर टर्नओवर एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? इस साल का कंप्यूट करेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे, और अगर कोई डिफरेंस हुआ तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर लेंगे, उसके रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन। ये क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन क्या है? आज जरा पढ़ा देता हूं। हम लोग क्या करेंगे भाई? क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग रिकंसाइल करेंगे। किससे? अरे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस परचेजेस, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस माइनस। आप लोग बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस परचेजिंग माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। वाह, माइनस बच्चों क्या कर दोगे आप लोग? सेल्स कर दोगे ना। कितना स्टॉक सेल हुआ, उससे आपका क्या निकल आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेंगे। रिव्यू रिकंसिलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगेंस्ट ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड कंजम्पशन टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड व्हाट? कंप्लीटनेस। बताना बच्चों, ये टॉपिक ऐसे देखने में डरावना लगता है, लेकिन सोचो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा आईसीआई। ये बताओ कि आप परचेजेस को लेके क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे?
खड़े हो जाना बेंच पे और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करना कि आपने क्वेश्चन पूछा। हमें बच्चों चारों पॉइंट्स पता है। सबसे पहले कंजम्पशन एनालिसिस, बिल्कुल एकदम साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे बन जाओ। वी विल डू कंजम्पशन एनालिसिस, वी विल चेक द इनपुट आउटपुट रेशियो एंड विल कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर, विल कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री एंड इफ देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस देन वी आर गोइंग टू डू व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दीजिए। डिस्कस विद द मैनेजमेंट, है ना। फिर दूसरा क्या था बच्चों? कॉम्पोजिशन एनालिसिस। और वो कॉम्पोजिशन क्या है? अरे भाई आपके पास स्टॉक में क्या कितना पड़ा होता है, रॉ मटेरियल कितना होता है, सेमी फिनिश गुड्स कितने होते हैं, फिनिश गुड्स कितने होते हैं, एक रेशियो पकड़ लो, रॉ मटेरियल टू टोटल स्टॉक, रॉ मटेरियल टू टोटल स्टॉक। क्या बोलती पब्लिक? और हमने इसको एक बार निकाल लिया, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लिया, दिक्कत है तो भाई मैनेजमेंट के पास चले गए, डन। फिर उसके बाद रेशियो, कौन से? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पिछले साल से कंपेयर करो, वेरिएंस मैनेजमेंट से बात करो। आखिरी पॉइंट तो बिल्कुल ही एकदम सचिन जैसा था बच्चों, क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन। ओ माय गॉड, अरे कुछ नहीं करना, आपने अपनी क्लोजिंग स्टॉक को बैक कैलकुलेट करना है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन करके। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, खत्म हो जाता है बच्चों यहाँ पे आपका परचेज का ऑडिट। आओ आपको बुक में भी दिखा दूं। पहले तो स्पेशल कंसिडरेशन वाले पॉइंट कवर हो गए हमारे सारे, यस। उसके बाद बच्चों, उसके बाद मैंने यहां से ये जो एनालिटिकल प्रोसेस वाले पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 4 से मैंने आपको सारे के सारे कवर करा दिए हैं, डन। बोल दो हाँ के ना? लीजिए, ये हमारा परचेजिंग बच्चों यहाँ पे हो गया है समाप्त। और अब हमारे पास क्या बचा है? एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, और उसके बाद बच्चों क्या बचा था? एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के बाद अदर पॉइंट्स, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, डन। चलिए जी, चलिए आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और रिवीजन वीडियो आपके साथ बैठ के रिकॉर्ड करते हैं। आ जाओ।